हमारा अध्याय चल रहा है परिवहन एवं संचार। इसमें हमने सड़क परिवहन है वो पढ़ लिया है, रेल परिवहन भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन, जैसा कि हमें पता है, घर से घर सुविधा पहुंचाने के लिए कम दूरी के लिए सड़क परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जबकि लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए और ज़्यादा माल पहुंचाने के लिए रेल परिवहन है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है और वो भी कम समय में अगर करनी है तो हम सहारा लेंगे वायु परिवहन का। कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर ना तो सड़क होती है और ना ही रेल की पटरी बिछाई जा सकती है। उन दुर्गम में स्थानों पर पहुँचने के लिए भी हमें वायु परिवहन का सहारा लेना पड़ता है। अगर मानो जैसे हिमस्खलन हो गया तो उस स्थान पर जो ट्रेन है वो भी नहीं चल सकती, या फिर सड़क है वो भी रुक जाती है, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें वायु परिवहन का सहारा लेना पड़ता है। वायु परिवहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायु परिवहन में यह है परिवहन का तीव्रतम साधन है। रेल परिवहन की बात करें या हम सड़क परिवहन की बात करें तो उन दोनों से सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला वायु परिवहन है। हमें याद रखना है सबसे तीव्रतम साधन है वायु परिवहन, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रतम तो है लेकिन ये महंगा भी पड़ता है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं, यानी तेज गति से चलने के कारण है वो एक जगह से दूसरी जगह हमें जल्दी पहुंचना है, इसलिए यात्री है वो इसे प्राथमिकता देते हैं। अगम्य क्षेत्र में पहुंचने का यही एकमात्र साधन है, यानी जहां ना तो हम सड़क के द्वारा जा सकते हैं ना रेल के द्वारा हम वहां पर जा सकते हैं, तो उन स्थानों पर पहुंचने का एकमात्र साधन हमारे पास वायु परिवहन ही होता है। हमें याद रखना है वायु परिवहन है वो तीव्रतम है। तीव्रतम तो है लेकिन ये महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। अगम्य क्षेत्र यानी जहां पहुंचा न जा सके, जैसे पहाड़ पर पहुंचा न जा सके, ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने का यही एकमात्र साधन है होता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं रहा है। वायु परिवहन ने विश्व को एक घर के रूप में विकसित कर दिया है। कोई भी स्थान हो जहां से हम उड़ान भरते हैं उस स्थान से दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें हम 35 घंटे से पहुंच ना सके, यानी विश्व को 35 घंटों में समेट कर रख दिया है वायु परिवहन ने। कोई भी दुनिया का ऐसा स्थान नहीं है जहां हम 35 घंटे के अंदर पहुंच नहीं सकते, तो विश्व को है वो जोड़ने का काम भी वायु परिवहन ने किया है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, अब ऐसे वायु मार्ग हैं जो अंतर महाद्वीपीय हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें, पृथ्वी को दो गोलार्ध में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। हमें पता है उत्तरी गोलार्ध में है वो 70% से ज्यादा जमीन ही जमीन है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में अगर हम देखें तो 90% भाग पर पानी है। तो उत्तरी गोलार्ध में वायु मार्ग है वो अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्व पश्चिम में एक क्या है, सुस्पष्ट वायु पट्टी है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्ग का सघन जाल पाया जाता है। अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का जाल है वो पाया जाता है। अगर हम देखें, अमेरिका विश्व के 60% वायु मार्ग का उपयोग करता है। अमेरिका है वो विश्व के 60% वायु मार्गों का उपयोग करता है। ये था हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन में हमें याद रखना है, याद रखने योग्य जो भी बातें हैं, एक तो तीव्रतम साधन है, तीव्रतम होने के साथ साथ ये महंगा भी है। विश्व को एक करने में वायु परिवहन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे स्थान जहां पर ना तो सड़क के द्वारा पहुंचा जा सकता है और ना ही रेल के द्वारा पहुंचा जा सकता है, उन स्थानों पर जाने का एकमात्र हमारे पास परिवहन अगर हम देखें तो वो वायु परिवहन है। वायु परिवहन ने विश्व को एक घर के रूप में विकसित कर दिया है और कोई भी स्थान दुनिया में 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं बचा है। अगर हम देखें अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक सुस्पष्ट पट्टी पाई जाती है। अब हम बात करें अमेरिका की,
एशिया की, यूरोप की। तो वहां पर सघन वायु जाल है, वायु मार्गों का जाल पाया जाता है। और हम देखें कि विश्व के 60% से अधिक वायु मार्गों का उपयोग है वो अमेरिका करता है। ये था वायु मार्ग के बारे में। अब हम देखेंगे पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन हमें पता है कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनको परिवहन का एकमात्र साधन है वो पाइपलाइन होती है। जैसे जल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एकमात्र परिवहन है वो पाइपलाइन ही है। अब देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में क्या होता है कि गैस है वो पाइपलाइन के द्वारा घरों में सप्लाई की जाती है। तो पाइपलाइन परिवहन है वो वर्तमान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब हम देखिए पाइपलाइन के बारे में। तो पाइपलाइन में क्या होता है, जल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों को अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को अबाधित रूप से पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में उत्पादक क्षेत्र यानी जहां पर इन चीजों का उत्पादन हो रहा है और उपभोग क्षेत्र यानी जहां पर इनको काम लिया जा रहा है के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। यानी जहां पर तेल निकाला जा रहा है और जहां पर तेल बेचा जा रहा है उन दोनों के बीच में अमेरिका में अगर हम देखें तो पाइपलाइनों का सघन बहुत ही ज्यादा जाल पाया जाता है। बिग इंच एक पाइपलाइन का नाम है। जैसे हमारे रोड का नाम होता है NH, उसी तरह एक पाइपलाइन का नाम है बिग इंच। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है। बिग इंच क्या है, एक पाइपलाइन है और ये मेक्सिको की खाड़ी में जहां से तेल उत्पादन होता है और अमेरिका के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर तेल सप्लाई है वो बिग इंच के द्वारा की जाती है। हमें याद रखना है बिग इंच क्या है, एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी राज्य को तेल उपलब्ध करवाती है। यानी मेक्सिको की खाड़ी में जो तेल का उत्पादन होता है, उत्पादक क्षेत्र और जहां पर तेल का उपभोग होता है, जहां पर दोनों हमने शुरुआत में देखा है कि ये क्या करती है कि उत्पादन क्षेत्र और उपभोग क्षेत्र दोनों को मिलाने का काम है करती है। तो मेक्सिको खाड़ी में तेल का उत्पादन होता है और उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल का उपयोग होता है। तो इन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन है जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। तो ये मेक्सिको की खाड़ी से और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको तेल सप्लाई करती है। अब अगर हम देखें जो प्रस्तावित है हमारे ईरान और भारत के मध्य एक पाइपलाइन प्रस्तावित है। ईरान से तेल लेके आएगी भारत के मध्य, ईरान से लेकर भारत तक बीच में वाया पाकिस्तान होते हुए ये पाइपलाइन है वो भारत तक आएगी। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ये होती हुई भारत आएगी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी, लेकिन अभी वर्तमान में बनी नहीं है, प्रस्तावित है। याद रखना है प्रस्तावित ईरान भारत जो वाया पाकिस्तान होती हुई अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस पाइपलाइन है वो विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। वर्तमान में नहीं है लेकिन आने वाले समय में ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी जो ईरान से भारत तक तेल और गैस की सप्लाई करेगी। दोनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आए होंगे। हमें याद रखना है विश्व अगर हम देखें परिवहन में सबसे तीव्रतम साधन कौन सा है, वायु परिवहन। सबसे महंगा भी है लेकिन इसने विश्व को एक कर दिया है। विश्व का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर हम 35 घंटे में नहीं पहुंच सकते। अमेरिका में अगर हम देखें तो विश्व का 60% से अधिक भाग है वायु मार्गों का वो अमेरिका उपयोग करता है। पाइपलाइन में हमने देखा तेल, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोल, इनको अबाधित रूप से भेजने के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइनों में अगर हम देखें उत्पादक क्षेत्र और उपभोग क्षेत्र के बीच तेल का सप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करें बिग इंच एक पाइपलाइन का नाम है जो मेक्सिको की खाड़ी से जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर तेल की सप्लाई है वो करती है। अगर हम देखें प्रस्तावित जो भारत और ईरान के मध्य प्रस्तावित तेल और गैस की पाइपलाइन है वो विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी, लेकिन वर्तमान में इसका निर्माण कार्य है वो शुरू है, बनी नहीं है। हमें ये याद रखना है परिवहन और वायु परिवहन और पाइपलाइन।
आशा करता हूं दोनों टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे संचार के बारे में। संचार यानी मनुष्य है वो अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो उसने लंबी दूरी के संचार के लिए अनेक काम किए। उनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन थे। पुराने समय में अगर हम देखें तो संचार है वो कठिन था। एक दूसरे तक बातचीत पहुंचाना इतना आसान नहीं था जितना आज वर्तमान में हमें लग रहा है। पुराने समय में संचार के साधन ही नहीं थे, वार्तालाप के लिए कोई माध्यम नहीं था। एक दूसरे तक संचार पहुंचाने में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे किसी आदमी को हमें संचार पहुंचाना है तो उस तक हमें हमारा आदमी है वो भेजना होता था। फिर जानवरों का सहारा लिया जाने लगा और वर्तमान में मनुष्य ने लंबी दूरी तक संचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टेलीग्राफ और टेलीफोन का सहारा ले लिया है। हम देखेंगे आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें के दौरान अमेरिका ने टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। शुरुआत की बात कर रहे हैं आरंभिक और मध्य 20वीं सदी में अमेरिका में टेलीग्राफ जो कंपनी थी और टेलीफोन जो कंपनियां थी उन सब का अमेरिका में एकाधिकार था। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो टेलीफोन भी सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला संचार का साधन है। विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो उपग्रह द्वारा संभव बनाया गया। विकासशील देशों ने जो संचार के साधन है वो उपग्रहों के द्वारा संचार है वो संभव बनाया। जैसे सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर संपर्क करने के लिए सेलफोन का उपयोग किया जाता है। विकसित देशों की बात कर ली, विकासशील देशों ने संचार के साधन है वो उपग्रहों के द्वारा इसे बनाया है। और सेलफोन की अगर हम बात करें तो ग्रामीण संपर्क के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है। 1990 की अगर हम देखें तो 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। बात है 1990 की। 1990 के दशक में सूचनाओं और अंकीकरण के साथ दूर संचार का है वो इंटरनेट में विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे वर्तमान में हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। विलय होने के बाद यानी धीरे धीरे कंप्यूटर में विलय हो गया किनका? सूचनाओं का अंकीकरण का, दूर संचार का। 1990 में कंप्यूटर में विलय हो गया और एक नया नेटवर्क बना जिसे वर्तमान में हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। याद रखना है कि मनुष्य है वो लंबी दूरी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई तरह की विधियों का उपयोग करता था, जिनमें से टेलीग्राफ, टेलीफोन भी महत्वपूर्ण थे। अगर हम देखें आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका में तो जो वहां की जो टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियां थी उनका ही अमेरिका पर अधिकार होता था। आज टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधा है। हमें याद रखना है विकासशील देशों में ये जो सब हुआ संभव हुआ है वो किसके कारण हुआ है? उपग्रह के कारण हुआ है। सेलफोन ग्रामीण इलाकों में संपर्क स्थापित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर हम बात करें 1990 की तो 1990 में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। किसका? सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया और एक नया मॉडल हमारे सामने आया जिसे वर्तमान में हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। यह था दूर संचार के या संचार के बारे में। अब हम देखेंगे उपग्रह संचार। उपग्रह अगर हम देखें उपग्रह के अंदर इंटरनेट आज 100 से अधिक देशों में 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। वर्तमान में हमें पता है कि सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाली इंटरनेट है वो दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं और हो सकता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसका लाभ नहीं ले रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति को इंटरनेट की आवश्यकता है। इंटरनेट ने 100 से अधिक देशों में सेवाएं दी है और 1000 करोड़ लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। अगर हम बात करें 1970 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व जो सोवियत संघ है के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया। कब किया गया? 1970 में। किसके द्वारा? अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा। एक किसके बारे में? अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में एक शोध किया गया। तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने
संचार तकनीकी क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। कब से? 1970 से। ये हमें याद रखना है। 1970 में अमेरिका और पूर्व जो सोवियत संघ था, दोनों ने मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान में एक शोध का काम है, अग्रणी शोध किया, जिसके माध्यम से एक नवीन युग का आरंभ होता है। अब हम देखें भारत के उपग्रह कब कब प्रक्षेपित किए गए और उपग्रहों के नाम हमें याद रखने हैं। पहला अगर हम देखें आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण है वो 19 अप्रैल 1979 को किया गया, 19 अप्रैल 1979 को। याद रखना है आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है जो 19 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपित किया गया। दूसरा है भास्कर फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट भी 79 में ही प्रक्षेपित किया गया। तीसरा है रोहिणी, रोहिणी को 1980 में प्रक्षेपण किया गया। तीनों याद रखने हैं। पहला है आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1979 को इसका प्रक्षेपण किया गया। दूसरा है भास्कर फर्स्ट जिसका भी प्रक्षेपण है 1979 को किया गया। तीसरा हमारा है रोहिणी जो 1980 को प्रक्षेपित किया गया। अगर हम बात करें चौथे की तो 18 जून 1981 को एप्पल, इसका पूरा नाम हमें याद रखना है। एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल का पूरा नाम है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल का प्रक्षेपण, ये उपग्रह का नाम है एप्पल। एप्पल का प्रक्षेपण किस यान से? एरियन रॉकेट से। किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया? तो एरियन रॉकेट से। कब किया गया? 18 जून 1981 को। 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण है वो एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ है। कब हुआ? 18 जून 1981 को, 1981 को। किसका? एप्पल का। एप्पल का पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है, हमें याद रखना है। इसका प्रक्षेपण है वो एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ था। अगर हम बात करें भास्कर, चैलेंजर, इनसेट फर्स्ट बी ने लंबी दूरी के संचार जैसे रेडियो, दूरदर्शन को अत्यधिक प्रभावी है वो बना दिया है। इन सब ने दूरदर्शन को बहुत ही ज्यादा या रेडियो को बहुत ही ज्यादा प्रभावी है वो बना दिया है। अब वर्तमान में देखें दूरदर्शन है वो मौसम का पूर्व अनुमान के द्वारा हमें सूचित कर देता है। जो भी चीजें होती है वो पहले हमें बता देता है। तो इसने इस वर्तमान युग में संचार में क्रांति का काम किया है। यह था हमारा उपग्रह संचार और संचार। आशा करता हूं दोनों ही टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब हमारे पाठ का लास्ट पॉइंट है वो है साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संसार जो इंटरनेट के बड़े क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। जो इंटरनेट के बड़े क्षेत्र से जुड़ा होता है वह है साइबर स्पेस इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट को प्रयोग करने वालों की अगर हम बात करें किस किस सन में कितने कितने लोग थे, अगर हम बात करें शुरुआत की 1995 की, 1995 में 5 करोड़ उपभोक्ता थे इंटरनेट के, यानी इंटरनेट को काम लेने वाले 1995 में 5 करोड़ थे। अगर हम देखें उससे 5 साल बाद 2000 में ये संख्या बढ़कर हो गई 40 करोड़, यानी 35 करोड़ का इजाफा हुआ 5 वर्ष में। और अगर हम बात करें 2010 की तो 2010 में 200 करोड़ उपभोक्ता थे इंटरनेट का प्रयोग करने वाले। 2010 में 200 करोड़ लोग थे। अब हम देखेंगे इंटरनेट की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग वाणिज्य यानी व्यापार के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक यानी शिक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और सरकार के द्वारा देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। हमें पता है वर्तमान में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो रही है। तो सरकार है वो अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग है वो करती है। 2 नंबर अगर हम देखें उपयोगिता तो इंटरनेट से अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही है। मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इंटरनेट के माध्यम से ही ये संभव हुआ है कि ये वीडियो पूरी दुनिया में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। इंटरनेट ने क्रांति ला दी है, जो भी सूचना होती है वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इससे
वैश्विक ग्राम यानी पूरे विश्व को एक गांव के रूप में परिभाषित किया है कि संकल्पना को साकार हो रही है या साकार किया है। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक गांव में बना दिया है और विश्व में कहीं भी कोई सूचना हो वो पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर नगर नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण और वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढने में किया जाता है। उपग्रहों द्वारा जो चित्र लिए जाते हैं उनका उपयोग किसके, नगर नियोजन के लिए उनका उपयोग किया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, विनाश से प्रभावित जो वन विनाश से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको ढूंढने के लिए उपग्रहों के जो चित्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। यह था हमारा अध्याय 7 परिवहन एवं संचार। आशा करता हूं अध्याय 7 है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।